नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। दरअसल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही शुरू कर लिया था, लेकिन यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये दरअसल पार्ट 2 है। पार्ट 2 करने का मतलब दूसरा हिस्सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें हम लोगों ने को मुख्य रूप से स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जानना है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हम लोग कैपिटल वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नहीं देखा था। अगर आप लोगों को बच्चों पिछले लेक्चर का लिंक चाहिए तो वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तो पिछले वीडियो का लेक्चर और साथ ही साथ इस सीरीज के और भी वीडियोस का लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिन जिन बातों को देखा था उन बातों को एक बार समराइज करके लिख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब किसी भी मेटल के सरफेस पर सफिशिएंट एनर्जी का लाइट फॉल करेगा तो इंस्टेंटेनियसली उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और इसी इफेक्ट को दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई विशेष बात तो होता नहीं है कि उन चीजों को डिक्टेटिव मैनर में बोला जाए, वैसे मैंने डिक्टेटिव मैनर में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझा लिया है। तो यहाँ पर हम लोग को उन सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेना है जिन फॉर्मूलाज के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहला फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इन सारे फॉर्मूलाज को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन शायद इन्हीं फॉर्मूलाज पर बन जाते हैं, इस वजह से फॉर्मूला आप लोगों को मुंह जबानी याद हो। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को भी याद होता चला जाए। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी, ये एनर्जी क्या है? इस लाइट का एनर्जी माइनस फाइव। फाइव इज एक्चुअली वर्क फंक्शन। फाइव क्या होता था? वर्क फंक्शन क्या होता था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसे हम लोग और भी तरह से लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, या काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव। यदि हम लोगों को पता है कि वर्क फंक्शन जो फाइव होता था ना, दैट इज एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट भी होता था। ये न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में, यानी कि फाइव की जगह अगर आप लोग एच सी बाय लैम्डा नॉट रख दोगे तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाता था? एच सी इंटू वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट, और इसी तरह से ये फॉर्मूला हो जाता था एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये भी फॉर्मूला था क्या चीज का? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का। और भी फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये मैक्स मैक्स क्यों लगाते हैं? दरअसल होता क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना होता है और हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से रिलीज होता है। जो मैक्सिमम एनर्जी होगा किसी पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन का, उसका ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पीड भी तो मैक्सिमम होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में रख देंगे। तो बताओ, तो अब वो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, या फिर एच न्यू माइनस फाइव। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला इन्हीं चीजों से इंटर रिलेटेड है, मतलब कि इन सारे फॉर्मूला को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक ग्राफ को देख लेते हैं। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल शुरू नहीं कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कर लेंगे 2 मिनट में जरूर, लेकिन पहले एक दो ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग समझो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ऐसा है ना? तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी मैक्स को अगर हम लोग y की तरह ट्रीट करें, ये h को अगर हम लोग m की तरह मतलब स्लोप की तरह, ये न्यू जो है इसे हम लोग x की तरह से ट्रीट करें, तो ये फाई जो है ये क्या हो जाएगा? c। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे, तो वही ग्राफ मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में y एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या लिख देंगे? y एक्सिस के अलोंग हम लोग लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और x एक्सिस के अलोंग हम लोग लिख देंगे क्या चीज? न्यू। x की जगह क्या है? न्यू। तो आप लोग देखो कि ये एक ग्राफ बन गया, और ये ग्राफ क्या चीज का है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये क्लियर दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है y है इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। m जो है पॉजिटिव है और m पॉजिटिव मतलब h है, तो ग्राफ जो होगा क्या होगा? ऊपर की तरफ। ये सब जान लो पहले। देखो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना,
सॉरी ये मिटा देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर आप लोगों को कहीं पर नजर आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन को एक्स वाई एक्सिस में हम लोग लिख सकते हैं। यदि पॉजिटिव स्लोप रहेगा तो इस तरह से, निगेटिव स्लोप अगर आप लोगों को नजर आया तो वो ग्राफ इस तरह से होता है। ये जो है अगर एंगल जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस से 90 डिग्री से छोटा तो ये m जो होगा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस से ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा तो वो स्लोप निगेटिव होगा। खैर यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है इसलिए ग्राफ जो होगा इस टाइप का होगा, ना कि इस टाइप का, ठीक है ना। तो हम उसी ग्राफ को यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन ये c जो है, c इज एक्चुअली इंटरसेप्ट अपॉन वाई एक्सिस और वो निगेटिव है। तो वो निगेटिव इंटरसेप्ट देखो यहाँ पर, जैसे ये वाला ग्राफ जो है वाई एक्सिस को यहाँ पर काटा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में काटा, और ये वाला ग्राफ निगेटिव डायरेक्शन में काटा। तो वही होता है कि वाई एक्सिस को जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, अगर निगेटिव डायरेक्शन में कट करे तो सी जो है निगेटिव होगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करे तो ये सी जो है पॉजिटिव होगा। खैर यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो ये ग्राफ जो होगा समथिंग लाइक दिस। और इसी ग्राफ को वैसे हम पीछे अगर बढ़ा दें तो पीछे बढ़ा देंगे तो कहां पर ये कट करेगा, ये -5 पर कट करेगा। और अगर यहाँ पर बच्चों ये एंगल थीटा हो तो tan थीटा यानी कि स्लोप जिसको हम लोग बोलते हैं वो h के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया क्या चीज के बीच, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच। ऐसा ही ग्राफ हम लोग और भी प्लॉट कर सकते हैं, किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और फिर ये वेवलेंथ के बीच। देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा -5, ठीक है ना। इसे ढंग से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू hc कॉमन ले लिए, और यहाँ हो गया बच्चों 1 बाय लैम्डा -5। ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम लोग y ले लेते हैं, hc को इस बार हम लोग मान लेते हैं स्लोप m, और 1 बाय लैम्डा को हम लोग मान लेते हैं x, और फाई जो है दिस इज एक्चुअली वर्क फंक्शन, और इसे हम लोग c के तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से ट्रीट करेंगे तो अब बताओ तो ग्राफ जो होगा किसके किसके बीच हम लोग देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बीच और 1 बाय लैम्डा के बीच, यानी कि y की जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्स और x की जगह क्या है 1 बाय लैम्डा। तो उस ग्राफ को मैं यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है वो ग्राफ। और इस ग्राफ में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ओके, ये जो है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और इस जगह पर हम लोग लिखते हैं 1 बाय लैम्डा, यानी कि 1 बाय लैम्डा को एक्चुअली हम लोग x मान लिए। तो बताओ तो ये ग्राफ जो होगा ये भी पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव स्लोप चूंकि पॉजिटिव है, और ये ग्राफ कट करेगा कहाँ पर, निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन में कहाँ पर कट करेगा, -5 पर, ठीक है ना। ये -5 पर कट किया, और ये जो स्लोप है इस स्लोप को अगर हम लोग थीटा मान लें तो बताओ तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m के बराबर, और m इज इक्वल टू hc। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझना, इस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो अब ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। व्हाट इज इंटेंसिटी, और चैप्टर में इंटेंसिटी को कैपिटल आई से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पूछा जाता है व्हाट इज इंटेंसिटी, तो देखो समझने की कोशिश करना इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी हम लोग लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। ये दूसरा बल्ब है, ये बल्ब जो है उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये दो बल्ब हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है। ये बल्ब जो है ये 10 वाट का है, और ये बल्ब जो है ये 100 वाट का है। तो अंतर क्या होगा 10 वाट और 100 वाट में, तो 10 वाट का बल्ब जो है इसके अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा कि नहीं। ये 100 वाट का जो बल्ब है इसके अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा, लेकिन किससे ज्यादा लाइट निकलेगा बताओ तो, ये 100 वाट से ज्यादा लाइट निकलेगा बजाय कि 10 वाट से। तो बोलोगे कौन सा बल्ब ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लोग जवाब दोगे ये 100 वाट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी रिलीज कर रहा है। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंटेंसिटी का एक्सप्लेनेशन ये नहीं हुआ। इंटेंसिटी तो बात होता है कि इस बल्ब के सामने एक सरफेस एरिया हम लोगों ने लगा रखा, ठीक है, और इस बल्ब के सामने भी हम लोगों ने एक सरफेस एरिया लगा रखा। तो दोनों बल्ब के सामने हम लोगों ने एक सरफेस यहाँ पर लगा लिया है, और इस सरफेस का एरिया जो है यूनिट
एरिया, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर भी हम लोग ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। यूनिट एरिया का मतलब कोई डेफिनेट यूनिट में एरिया का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी कि यूनिट एरिया पर। बताओ तो अब इस बल्ब से भी बहुत सारा फोटोन जो है इस सरफेस पर पड़ रहा होगा ना, इस सरफेस पर बहुत सारा फोटोन जो है आ रहा होगा, इस तरह से कई सारा फोटोन इस सरफेस पर फॉल हो रहा होगा। इसी तरह से इस सरफेस पर भी बहुत सारा फोटोन जो इस बल्ब से निकल के आ रहा होगा। ये अलग कमरे में समझना, ये अलग कमरे में। तो इस सरफेस पर भी बहुत सारा फोटोन जो है इस तरह से आ रहा होगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी होता है यूनिट सरफेस एरिया पर, यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेगा उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? इंटेंसिटी। क्लियर है कि एक यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक मोमेंट में या एक सेकेंड भी हम लोग ले सकते हैं, एक सेकेंड में या एक मिनट में जितना नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेगा बस उसे ही हम लोग इंटेंसिटी बोल लेते हैं। और ये जो नंबर ऑफ फोटोन करने का क्या मतलब? एक तरह से हर एक फोटोन एनर्जी का ही रूप है। तो नंबर मान लो 50 फोटोन इस पर फॉल हुआ, तो बताओ तो टोटल एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा? एन एस सी बाय लैम्डा, एन की जगह 50 रख देंगे इंटू एस सी बाय लैम्डा। इस तरह से काम कर सकते हैं ना। तो ये जो आ गया बच्चों, ये क्या आ गया? नंबर ऑफ फोटोन्स का एनर्जी आ गया। तो बताओ तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? दरअसल यूनिट पर इसलिए हम ध्यान देते हैं या फोकस कर देते हैं, इंटेंसिटी का यूनिट जो होगा, इंटेंसिटी पे इसलिए फोकस देते हैं कि यूनिट से क्लियर होने लगता है ना कि क्या है एक्चुअली उसका डेफिनेशन। तो इंटेंसिटी क्या कि यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ फोटोन एक्चुअली एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि नंबर ऑफ जूल, कि कितना जूल एनर्जी आया इस सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी। और इसे ऐसे हम लोग वेबर भी बोल देते हैं यूनिट के लिए। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने सीखा कि जो लाइट ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा यूनिट टाइम में, उस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, और जो लाइट जिस रीजन में मान लो कि कम इंटेंसिटी है, कहने का मतलब वहां पर यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पर कम फोटोन फॉल कर रहा होगा। जैसे कि मान लो बल्ब है, सॉरी टॉर्च है, ये एक टॉर्च है, ठीक है ना। इस तरह से टॉर्च आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ये टॉर्च है, ठीक है। ये आप लोगों के घर का टॉर्च है, इसमें 3 बैटरीज लग रहा है। कितनी बैटरीज है? 3। और एक टॉर्च पुलिस के पास रहता है, आप लोगों ने देखा होगा पुलिस लोगों के पास बड़ा सा टॉर्च रहता है, और उसमें मान लो 5 बैटरीज लग रही है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रहा है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग देखें तो, और आपसे पूछें कि इस यहाँ पे सरफेस एरिया दोनों के केस में सेम है। यहाँ पे मान लो 5 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है, यहाँ मान लेते हैं भी 5 मीटर स्क्वायर, मान लिए कि सेम सरफेस एरिया है। और इस पर एक सेकेंड में मान लो कि 30 फोटोन गिर रहा है। एक सेकेंड में कितना फोटोन आया? 30। और यहाँ एक सेकेंड में आ रहा है 170 फोटोन, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पर इस लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा? इस लाइट की इंटेंसिटी आई विल बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन 30 इंटू एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा? एस सी बाय लैम्डा, मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, दैट इज 5 इंटू टाइम जो था वो कितना था? 1 सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट दैट विल फॉल अपॉन द सरफेस, दैट इज 170, एक फोटोन की एनर्जी एस सी बाय लैम्डा, जो भी लैम्डा दिया रहे, और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज 5 मीटर स्क्वायर इंटू टोटल टाइम 1 सेकेंड। अगर मान लो सेकेंड ज्यादा दिया रहता, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, तो आप लोग उसे सेकेंड में कन्वर्ट करके यहाँ लिख सकते थे। तो बताओ तो खुद से ही आप लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया ना। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी, कौन सा एनर्जी? टोटल एनर्जी दैट विल फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ एरिया ए इनटू एट टाइम टी। तो ये जो है ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, क्या चीज के लिए? इंटेंसिटी के लिए। खैर इन सारे फॉर्मूलाज का कोई खास इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी को समझना ज्यादा जरूरी है कि इंटेंसिटी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। इंटेंसिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ पर आते हैं। तो ये ग्राफ जो है अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसके किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ है।
काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ऐसा था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, यही ग्राफ है, और ये हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स और इंटेंसिटी के बीच, तो बताओ तो ये ग्राफ कैसा होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा यही ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में है क्या, एच न्यू माइनस 5, मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। कहीं पर इस फॉर्मूला में इंटेंसिटी का टर्म नजर आ रहा है क्या, नहीं। इस फॉर्मूला में कहीं पर भी आप लोगों को इंटेंसिटी का टर्म नहीं नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी निर्भर करता है कि नहीं करता है, नहीं। वो कॉल आ गया तो चलो उसमें आ गए हम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है, इसको इंटेंसिटी से कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो वाजिब है, चूंकि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स इंटेंसिटी से कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू इंटेंसिटी बदलने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वो कांस्टेंट होगा, यानी इंटेंसिटी बदल रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस वाले ग्राफ को भी आप लोग ध्यान में रखना। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है उस बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के पहले यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में दरअसल आइंस्टाइन ने बताया था। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था, आइंस्टाइन ने। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हम काम कर रहे हैं, इस काम को आप लोगों को अच्छे से समझना है और ध्यान से इवन समझना है। ये मान लो एक ट्यूब है, एक्चुअली ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, ठीक है ना, ये ट्यूब है लेकिन ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है। लेकिन इस ट्यूब में यहाँ पर, इस ट्यूब में इस जगह पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो रहता है। इस ट्यूब में यहाँ पर होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। देखो ये ध्यान से, ये जो इस ट्यूब में है ये एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज ट्रांसपेरेंट विंडो। ठीक, ये डिस्चार्ज ट्यूब जैसा नहीं है, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर दो प्लेट, एक मेटालिक प्लेट हम लोग यहाँ पर रख लिए, यहाँ पर एक और मेटालिक प्लेट रख लिए, ठीक है। दोनों मेटालिक प्लेट में डिफरेंस क्या है कि ये वाला मेटालिक प्लेट हमेशा, ये वाला मेटालिक प्लेट हमेशा लो वर्क फंक्शन के मेटल के साथ बना हुआ था। जैसे सीजियम विजियम बताया था ना शुरू में ही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जिस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी या वर्क फंक्शन बहुत कम हो। तो लो वर्क फंक्शन वाला ये मेटल मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इस मेटल के इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एमीटर, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एमीटर। और इस वाले को बोलते हैं कलेक्टर, COLLECTOR। क्यों बोलते हैं वो हम लोग कुछ देर के बाद देख लेंगे। और यहाँ पर इन दोनों को एक्सटर्नली हम लोग वायर से ऐसे कनेक्ट कर लिए, एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट कर लिए। और यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि इस तरह से बैटरी भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक की भी लगा हुआ है कि हम लोग इसे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अमीटर भी लगा हुआ है, लेकिन ये माइक्रो अमीटर है। माइक्रो अमीटर और सिंपल अमीटर में क्या अंतर होता है, दरअसल मान लो ये कोई अमीटर है, सॉरी इधर फोटो नहीं दिख रहा होगा, जैसे मान लो ये कोई अमीटर है, अमीटर में ये कांटा लगा हुआ है और ये डिफ्लेक्शन आप लोगों को शो करता है। तो सिंपल अमीटर में करंट का वैल्यू 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर रहेगा, तब ना ये कांटा थोड़ा बहुत हिलेगा। अब बताओ इस सिंपल अमीटर के थ्रू 0.000000001 एम्पियर का करंट गया। तो इतना छोटा करंट जब इस एमीटर से जाएगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत भी देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, मतलब थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा लेकिन अपने को पता ही नहीं चलेगा। इतने छोटे करंट को ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो माइक्रो एमीटर क्या होता है ना कि इसके थ्रू अगर थोड़ा भी, मतलब हाईली सेंसिटिव होता है, तो इसके थ्रू अगर थोड़ा करंट भी, मतलब माइक्रो एम्पियर करने के नाम से ही पता चल रहा है कि 10⁻⁻⁶ के रेंज में भी करंट अगर जाए तो उस करंट को भी ये अच्छे से डिफ्लेक्ट होकर दिखा देता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि ये माइक्रो अमीटर का क्या योगदान है। ठीक, अब जो है इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ जो बैटरी हम लोगों ने ले रखा है ना, यहाँ बैटरी को रियोस्टेट के साथ भी हम लोग कनेक्ट किए हुए रहते हैं,
और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम भी सेटअप में रहता है जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग करते क्या है कि इस बैटरी के पोलरिटी को उल्टा भी कर सकते हैं। जो नेगेटिव प्लेट है उसको पॉजिटिव प्लेट से कन्वर्ट कर दें और पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कन्वर्ट कर दें। तो कुछ इस तरह का सेटअप है। तो क्या क्या इस सेटअप में रहता है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब काम शुरू करते हैं। तो काम जब शुरू करते हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इस एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है कि यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है कि यहाँ से ट्रांसपेरेंट विंडो से सम डिफिनेट एनर्जी के मतलब जो सफिशिएंट एनर्जी जिसको बोलते हैं उस सफिशिएंट एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हम लोग फॉल कराते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एमीटर। ये जो एमीटर है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करा, ठीक है ना। अब हम लोग समझने के लिए आपको समझाने के लिए मान लेते हैं एक सेकेंड में 50 फोटोन मान लो इस पर फॉल हुआ। 50 फोटोन जब इस पर फॉल होगा और सफिशिएंट एनर्जी का मान लेते हैं इस मेटल का वर्क फंक्शन अगर 10 जूल है तो 10 जूल से ज्यादा एनर्जी का लाइट इस पर फॉल हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है वहां पर भी हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल देन ओनली कैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ऑकर बट इट कैन नॉट मीन्स that it does not means that definitely photoelectric effect will occur। यानी कि अगर एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेफिनेटली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जैसे कि मान लिए यहाँ पर वर्क फंक्शन कितना था, वर्क फंक्शन 10 जूल है, लेकिन हम लोग लाइट कितने जूल का हम लोग फॉल कराएं, 12 जूल का। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है 10 जूल तो अपना बंधन तोड़ने में लगा देगा, बाकी 2 जूल के साथ या तो वो सीधे भी निकल सकता है या फिर 2 जूल के साथ अंदर गया, अंदर टकरा के आधा जूल बर्बाद किया, 1.5 जूल से बाहर निकला, अंदर गया टकरा के 1 जूल बर्बाद कर दिया, 1 जूल से निकला, अंदर गया टकरा के 1.8 जूल बर्बाद कर दिया, 0.8 जूल से निकला, अंदर गया टकरा के अंदर ही रह गया। तो ऐसा बहुत सारा परिस्थिति हो सकता है। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि कंडीशन एक से अधिक बहुत सारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने को देखना क्या है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान मान लेते हैं 50 फोटोन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फोटोन इस पर फॉल हुआ है, 50 फोटोन। तो 50 फोटोन सफिशिएंट एनर्जी का जब फॉल हुआ तो मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह गया। तो बताओ तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकला, ये कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इस सरफेस में से, इस सरफेस में से मान लेते हैं 48 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इस एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 48 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह गया। फोटोन हम लोग कितना गिराए थे 50, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना निकला 48। अब क्वेश्चन होता है कि सर जब 50 इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन थोड़े पता है कि इधर ही जाना है, वो तो किधर भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहीं पर जैसे हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट हो गया और ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है ये फोटो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो किस प्लेट की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये सारा फोटो इलेक्ट्रॉन जाने लगता है। पता चल रहा है ना। तो कितना फोटो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 48। याद रखना 48 फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ जाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अब जो है 48 इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस के तरफ जाना शुरू कर दिया, लेकिन 48 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग है। आप लोगों को याद होगा कि मान लो 12 जूल का लाइट हम लोगों ने फॉल कराया, तो एक और मान लेते हैं 10 जूल इसका वर्क फंक्शन है, तो 2 जूल एनर्जी रिलीज बच रहा है। तो उस 2 जूल में कोई इलेक्ट्रॉन 2 जूल से भी निकल रहा होगा और कोई 1.5, 1, आधा, 0.01 अलग अलग तरह के एनर्जी से निकल रहा होगा। तो बताओ तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे आगे होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन पीछे होगा। जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वो यहां तक आया होगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा वो यहां तक नहीं आया होगा। इस चीज को दरअसल हम लोगों को ग्राफ के थ्रू समझना होता है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग जो है वो समझते हैं कैसे, एक ग्राफ के थ्रू, और यही ग्राफ ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस रखता है और इसी ग्राफ के बारे में दरअसल हम लोगों को पढ़ना है। तो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। ये ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। ये ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ग्राफ दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल, यहाँ जो लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि यहाँ पर मैंने बताया रियोस्टैट से हम लोग सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी बढ़ा दिए कभी घटा दिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्सेस करंट, ये जो है क्या चीज का ग्राफ है,
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ है। मतलब करंट जो होगा ना, दरअसल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर पर आएगा, कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए फिर इधर जाएगा। तो बताओ तो यहाँ पर इस अमीटर में थोड़ा बहुत करंट देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा? उसी करंट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि किसके किसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखा है, यानी कि अभी जो है ये की ऑफ है। तो उस वक्त भी आप लोगों को थोड़ा बहुत करंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत करंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन था ना, उसको यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव करने का जरूरत भी नहीं था। यानी कि जैसे आप बैटरी ऑफ रखते तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहता, तो उस परिस्थिति में भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो सब यहाँ पर पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो वो घूम जाएगा यहाँ से यहाँ, और जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहाँ पर करंट हम लोगों को दिखेगा ना, तो वो करंट हम लोगों को यहाँ नजर आएगा। यानी कि जीरो पोटेंशियल पर भी थोड़ा बहुत करंट होता है इस एक्सपेरिमेंट में, याद रखना। अब जो है जैसे हम लोग यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किए और धीरे धीरे इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं। जीरो था 0.001, 0.002, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाते हैं। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप लोग सोचो कि मान लो यहाँ से 50 फोटोन हम लोग गिराए थे एक सेकेंड में, 50 फोटोन में से 2 फोटोन यूजलेस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, अंदर ही रह गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 48 इलेक्ट्रॉन। 48 इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो 48 में से मान लेते हैं सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पर पहुंचा, यानी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा, तो करंट उस 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। लेकिन जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो अब 48 में 5 अब पहुंच रहा था, अब मान लेते हैं 8 पहुंचने लगा। तो जैसे क्योंकि पोटेंशियल जैसे हम लोग डालेंगे तो ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बताओ तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए तो और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आ पा रहा था वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आना शुरू हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे तो और इलेक्ट्रॉन आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे और इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चली जाएगी, जिस वजह से करंट जो है बढ़ता चला जाएगा। ये देखो करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि जैसे हम लोग फिर से शुरू करते हैं, 50 फोटोन आया, 50 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, 48 इलेक्ट्रॉन निकला। 48 में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का था वो यहाँ तक पहुंचा, 5 अपने आप पहुंच जाता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन मान ले पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो अब यहाँ पर 5 के बजाय 8 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, तो वाजिब है करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा होगा ना जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर 48 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकला था, 48 इलेक्ट्रॉन, 48 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया। तो बताओ तो उसके बाद और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था उतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तो इसमें आ ही गया। तो बताओ तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बाद करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद ये ग्राफ देखना स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकला था उतना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें आ ही गया, तो उतना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें आ ही गया, तो अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा? तो इस वजह से यहाँ पर करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। तो इस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं आई नॉट, या फिर इसे हम लोग सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। तो क्लियर हुआ व्हाट इज सैचुरेशन करंट? कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद करंट का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम्स कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं था, यहां तक नॉर्मल बात था। अब बात जो है उसे हम लोग बदलते हैं। अब बात हम क्या बदल रहे हैं कि अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रियोस्टैट से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स हम लोग बढ़ाते घटाते थे, अब पोलरिटी चेंज कर देते हैं, मतलब कि इस प्लस को इधर और इस माइनस को इधर कर दिए। तो पोलरिटी अब हम लोग चेंज कर रहे हैं।
तो पोलरिटी जैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखना पोलरिटी ही उल्टा कर दिए, तो अब जो ये एमीटर है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और ये कलेक्टर जो है ये कलेक्टर कैसा हो गया बताओ, निगेटिव हो गया। ये निगेटिव जैसे होगा कलेक्टर, मतलब पोलरिटी बदलने का मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ है ना उसको अब हम लोगों को इस दिशा में देखना है, तो इस दिशा में देखें मतलब निगेटिव साइड हम लोगों को देखना है। तो जैसे हम लोग पोलरिटी चेंज करेंगे तो ये निगेटिव प्लेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एमीटर, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट। तो वाजिब है जैसे ये कलेक्टर निगेटिव प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आने देगा कि नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। तो नहीं आने देगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था जिसके वजह से ये फोटो करंट था, वो फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा बताओ, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट जो है इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने दे रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जिस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो अब रुकने लगेगा, जिस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल क्रॉस this collector and move in this circuit will decreases, due to which current in this circuit will also decreases। यानी कि जैसे हम लोग निगेटिव साइड आएंगे ना, यानी कि पोलरिटी उल्टा करेंगे तो करंट का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, घटेगा। ये करंट है तो करंट का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 आप लोग गौर कर रहे हो एक समय जाके करंट जो है क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस पर फोटो करंट जो है वो जीरो हो जाए उसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे ही हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल शायद आप लोगों ने समझा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, the minimum potential difference, the minimum potential difference in between the two electrodes, the minimum potential difference in between the two electrodes in opposite direction, in opposite direction, that is capable to stop the photocurrent, that is capable to stop the photocurrent is called what, stopping potential। क्लियर है। दरअसल होता क्या है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस पर जैसे हम लोग उल्टा डायरेक्शन में लगाएं तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं आ पाएगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, तो बताओ तो इसमें करंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, जिस वजह से अपने को करंट यानी कि ये फोटो करंट जिसको हम लोग बोलते हैं ये जीरो हो जाए। इसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे दिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। तो अब बताओ कि यहां से जो 50 फोटोन हम लोगों ने फॉल कराया था, 50 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं, बाकी 48 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। तो 48 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर से निकल रहा है, 48 में से 5 इलेक्ट्रॉन जो था वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से था, तो वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ना जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी यहां पहुंच रहा था, और उसे ही रोकने के लिए हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। यानी कि आप लोग बताओ यहां से बहुत सारे 48 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 48 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग रोक दें तो बाकी सब भी रुक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा उसे अगर आप लोग रोक दोगे तो बाकी सब रुक जाएगा ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को बोले कि चलो मल्ल युद्ध करने, कृष्णा वाला मल्ल युद्ध है ना, उसमें यहाँ पर 5-6 गो आप लोगों को कॉम्पिटिटर मिला, ये ए कुमार, बी कुमार, सी कुमार, डी कुमार, और बोला जाए कि ए बी सी डी में आप लोगों को किसी एक से ही लड़ाई करनी है, एक ही से मल्ल युद्ध करनी है, और आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से किसको अगर आप लोग हरा दोगे तो 100% चांस है कि बाकी को भी आप लोग हरा ही दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जवाब क्या होगा, ये डी होगा, कि अगर आप लोग डी कुमार को हरा देते हो तो डी कुमार को जैसे आप लोग हरा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है बाकी भी क्या होगा, हार ही जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उनमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक लें तो बाकी भी अपने आप रुक जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 10th का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्लास 10th के कॉन्सेप्ट में एक बात ये है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि एनर्जी जो होता है ना, कि क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जो होता है वो होता है चार्ज और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना। एनर्जी बराबर क्या होता है, Q इंटू V, अगर आप लोगों को याद हो तो याद हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल में हो आप लोग, कि एनर्जी जो है वो चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बताओ तो यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस इलेक्ट्रॉन को रोकने में सक्षम है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस इलेक्ट्रॉन को रोकने में सक्षम है, वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसी को ना रोकने में सक्षम है। तो बताओ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगा, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने में
में सक्षम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगा वो ये ई के जगह हम लोग लिख दिए हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और गुना स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ तो ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन सक्सेसफुल है कि नहीं, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और गुना स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और स्टॉपिंग पोटेंशियल के गुणक के बराबर होगा। बस अब इसी फॉर्मूला को हम लोग एक्सपेंड करके देख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी समझने की कोशिश करना, इसी फॉर्मूला को हम लोग लेके चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह हम लोग यहाँ सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स और डिवाइडेड बाय ई। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो हम लोग पिछले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और ई क्या है? ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ माइनस माइनस मत रख दियो, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो बताओ तो इस फॉर्मूला को और भी डिक्टेटिव मैनर में हम लोग लिखें तो बताओ तो वी नॉट विल बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस बाय लैम्डा माइनस 5 और डिवाइडेड बाय ई। तो ई से दोनों साइड डिवाइड कर दो, इतना डिवाइडेड बाय, सही है ना। तो ये भी फॉर्मूला हो गया क्या चीज का? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह लिख सकते हैं एच न्यू माइनस 5। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय ई कर देंगे तो एच न्यू बाय ई माइनस 5 बाय ई। तो ये सब का सब जो है फॉर्मूला है क्या चीज का? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्लियर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्चुअली the minimum potential difference developed in between the electrodes in opposite direction that is sufficient या that is able to stop the photocurrent completely is called stopping potential। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? ध्यान से देखो तो आप लोग और बताओ मुझे। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वेवलेंथ पर निर्भर करता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि नहीं। यहाँ पर नजर भी आ रहा है, ये वेवलेंथ पर निर्भर कर रहा है और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं पर इंटेंसिटी का टर्म है क्या? नहीं है, यहाँ पर कहीं इंटेंसिटी जैसा चीज दिखने को ही नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लाइट जो है ये बल्ब है, ठीक है ना, इसकी इंटेंसिटी अगर हम लोगों ने बढ़ा दी तो बताओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर निर्भर करता है। ये जो मेटल है, इस मेटल के सरफेस पर हम लोगों ने लाइट जो फॉल कराया उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो बताओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो बताओ, यहाँ से देख के भी लग रहा होगा फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ, डायरेक्टली नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी ये मतलब सामने सामने निर्भर करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वेवलेंथ से अगर कंपेयर करा जाए कि वेवलेंथ अगर बढ़ जाए तो बताओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा? तो वेवलेंथ तो नीचे है ना, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो घट जाएगा। तो ये सारा बात भी याद रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर निर्भर करता है लेकिन इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। अब उन्हीं बातों को हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, एक बार फॉर्मूला देखें, याद है आप लोगों को? बताओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच बाई ई, एच भी कांस्टेंट है ई भी कांस्टेंट है, इसे अलग कर लिए और यहाँ पर लिख दिए न्यू, ठीक है, और माइनस 5 बाई ई, 5 के जगह हम लोग 5 बाई ई रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस इक्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम लोग y मान लें, h बाई ई को हम लोग अगर m मान लें और ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग x मान लें और इसे हम लोग c मान लेते हैं 5 बाई ई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी एक ग्राफ बनेगा। तो उस ग्राफ को ढंग से हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे करके ये ग्राफ बनाए, ये ग्राफ किसके किसके बीच है? तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि y इक्वल्स टू mx माइनस सी जैसा इक्वेशन है। तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी का ग्राफ कैसा होता है? अभी हम लोगों ने देखा था, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा
ये एंगल जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा और ये निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा? तो -φ/e पर कट करेगा, ठीक है ना। और ये स्लोप जो है थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m के बराबर, दैट इज इक्वल टू h/e। ये सब IIT एडवांस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है, इन्हें आप लोग ध्यान से देखना और समझना। काफी आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उन्हीं बातों को यहाँ पर दोबारा लिखते हैं। अब जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल को वेवलेंथ के टर्म में लिखें। वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा? sc/λe माइनस φ/e, ठीक है। तो इसे अलग अलग कर देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/λ को अलग कर रहे हैं, तो sc/e इंटू 1/λ माइनस φ/e, सही है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसे हम लोग y मान लेते हैं, sc/e को हम लोग m मान लेते हैं और 1/λ को हम लोग x मान लेते हैं। तो φ/e जो है दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ होगा वो भी एकदम सिंपल होगा, इसी तरह से होगा। ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर लिया और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो ध्यान से देखो कि इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ये जो हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 हो गया, और ये जो है दिस इज 1/λ के रेस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये कट जो करेगा पीछे बढ़ाने पर, कहाँ पर? निगेटिव डायरेक्शन में। बच्चे पूछते हैं कि सर इधर डॉट 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 क्यों लगा देते हैं? तो डॉट 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 लगाने का कोई वजह नहीं है। यहाँ पर चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में ही रखते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं रखते हैं, इस वजह से ऐसा करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगा ये कितने के बराबर होगा? -φ/e के। और ये थीटा अगर हम लोग मान लें तो बताओ तो tan थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा बच्चों? ये hc/e के बराबर होगा। tan थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? hc/e के। तो क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच क्या क्या रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? इसमें कोई तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना भी नहीं चाहिए। अब जो है ग्राफ के लेवल को थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अब जो है ग्राफ याद होगा आप लोगों को, ये देखो इस तरह से ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये ग्राफ है करंट का, ठीक है। ये आई जो था करंट, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ है, ठीक है। तो स्टॉप यहाँ पर पोटेंशियल और करंट के बीच जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इस ग्राफ में कुछ भी होता तो नहीं था, आप लोगों को याद होगा, ध्यान से देखना। इस तरह से ये, इसे मैं बाद में मिटा दूंगा, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है ये ऐसा होता था करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, जिसमें कि ये जो था ये सैचुरेशन करंट था और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी कुछ करंट देखने को मिलता था, और निगेटिव डायरेक्शन में जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट जो है वो जीरो के बराबर हो जाता था उसे ही हम लोग क्या नाम देते थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ना हम लोग मानते थे। तो अब जो है हम लोग इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा आप लोगों को ग्राफ बना रहा हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना होता है? तो चलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू होता क्या था? h/e माइनस φ/e, याद है ना? ये ना फॉर्मूला होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर बदलेंगे तो बताओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। तो एक बार जो मेटल के सरफेस है उस पर हम लोग जो लाइट फॉल कराएं वो 𝛎1 का लाइट फॉल कराएं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग अलग लाइट फॉल कराएं सेम मेटल पर और वो फ्रीक्वेंसी 𝛎2 था। इसी तरह तीसरे एक्सपेरिमेंट में 𝛎3 फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल कराएं, ठीक है ना। तो मान लो 𝛎1 फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग लाइट फॉल कराएंगे तो वो ग्राफ जो है वो समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है ना। फिर 𝛎2 फ्रीक्वेंसी का जब लाइट हम लोग फॉल कराएंगे तो वो ग्राफ जो है वो समथिंग ऐसा आएगा। 𝛎3 फ्रीक्वेंसी का लाइट जब हम लोग फॉल कराएंगे तो वो ग्राफ जो है वो समथिंग ऐसा आएगा। यानी कि तीनों फ्रीक्वेंसी में ये जो सैचुरेशन करंट है इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये अपने को सीखने को मिला यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट
और सैचुरेशन करंट, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई संबंध है कि नहीं है, नहीं है। लेकिन आप लोग गौर करो कि मान लो ये वाला पहला वाला ग्राफ जो है वो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी पर था, दूसरा वाला ग्राफ जो है वो न्यू 2 फ्रीक्वेंसी पर था, तीसरा वाला ग्राफ जो है वो न्यू 3 फ्रीक्वेंसी पर था। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ये ग्राफ है। तो न्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज V01, न्यू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज V02, और न्यू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज V03। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो यहाँ पर बदल रहा है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। तो बताओ कि अगर यहाँ पर लिख देते हैं इफ न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर घटते चले जाए, न्यू 1 से कम हो, न्यू 2 से कम हो, न्यू 3, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है V01 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V03। क्योंकि इधर निगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो V01 का वैल्यू इतना सा है ना, दिस इज V01, ये V02 जो है वो यहाँ से इतना है, V03 जो है उल्टा लिख दिए तो समझ ही रहे हो। V01 जो है यहाँ से यहाँ तक है, V02 यहाँ से यहाँ तक है, और V03 यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्यों है V01, तो चूंकि V01 सबसे बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी भी 1 वाला ही सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि कैसे कैसे हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी वगैरह के बीच इंटर रिलेशनशिप, काफी आसान है। तो यहाँ पर यानी कि 2 लाइन मैंने बोला कि पहला लाइन ये कि फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पर कोई असर नहीं होता है, क्लियर। दूसरा, फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर असर होता है। तो उसी तरह चूंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इंटर रिलेटेड है, तो ये वेवलेंथ जो है उसका भी सैचुरेशन करंट पर असर नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ का असर पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। वो कैसे, तो एक बार वेवलेंथ के लिए भी हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो ये जो है ग्राफ तो समहाउ वैसा ही हम लोगों को प्लॉट करना है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा ई माइनस फाइव बाय ई, है ना। वो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तो याद कर ही सकते हैं हम लोग, ये इक्वेशन है ही। अब यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग वेवलेंथ पर अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ भी अगर आप लोग देखोगे तो वो ग्राफ भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है आप लोग गौर करो, इसमें इन सारे ग्राफ में क्या है कि ये सारा ग्राफ अलग अलग वेवलेंथ पर ड्रॉ करा जा रहा है। दिस इज व्हाट करंट एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और ये जो है दिस इज व्हाट सैचुरेशन करंट, यानी कि वो करंट जो कि बढ़ता नहीं है चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी आप लोग बढ़ा दो। ये जो है दिस इज V01, दिस इज V02 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और दिस इज V03, ठीक है। V03 कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक। V02 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। और V01 जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। V01 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज λ1, V02 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज λ2, और V03 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज λ3। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि λ1, λ2 और λ3 में कौन ज्यादा होगा, तो आप लोग जवाब दे पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला आप लोगों को नजर आया, ये वाला फॉर्मूला जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इस वाले फॉर्मूला में आप अपने को नजर आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल घट जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि V01 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V03, दिख रहा है ना, V01 सबसे बड़ा, उससे छोटा V02 और उससे छोटा V03, तो वेवलेंथ उल्टा होगा, यानी कि λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3। अगर आप लोग समझ रहे हो तो जरूर से कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यहाँ पर क्या चीज है, वेवलेंथ के बारे में भी देख लिया कि वेवलेंथ जो है उस पर निर्भर करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन वेवलेंथ पर सैचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किस बारे में, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से क्या लेना देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ हम लोग फिर से प्लॉट कर रहे हैं, और ये ग्राफ अब की बार किसके लिए हम लोग प्लॉट करें, इंटेंसिटी के लिए। तो ग्राफ में तो अपने जगह पर करंट ही है,
और इस जगह पर क्या चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पर करंट है और यहाँ पर बच्चों क्या चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस ग्राफ को के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि मान लो कोई भी मेटल के सरफेस पर जो लाइट फॉल हो रहा है वो अलग अलग इंटेंसिटी का हो रहा है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में कुछ और इंटेंसिटी था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कुछ और इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी बदलने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ता है, दिस इज एक्चुअली पीडी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या असर पड़ता है इंटेंसिटी पर, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो भी फॉर्मूला होता था क्या होता था, एस सी बाय लैम्डा ई माइनस फाइव बाई ई, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्या होता है, एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई। तो इन सारे फॉर्मूला में कहीं पर इंटेंसिटी जैसा चीज नजर आ रहा है क्या, इन सारे फॉर्मूला में चूंकि इंटेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है, इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक बात जानो, करंट जो है वो इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। इसे मैं समझाता हूँ, एक मिनट आप लोग सिर्फ ध्यान देना और समझना। ये वाला फिगर में, एक बार कहाँ गया वो फिगर, यहाँ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले फिगर में कि यहाँ पर फोटोन 50 गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 50 के अकॉर्डिंग 48 इलेक्ट्रॉन निकला। अगर मान लो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ 50 के बजाय 200 फोटोन गिरता तो बताओ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 48 ही निकलता, नहीं तो उसी रेशियो में मान लो कि यहाँ पर 192 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 2000 फोटोन गिरता तो और इलेक्ट्रॉन निकलने लगता, 50,000 फोटोन गिरने लगता तो और इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। यानी कि ज्यादा फोटोन फॉल होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है। यानी कि लाइट का इंटेंसिटी जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा एमिटर से वो भी ज्यादा निकलने लगेगा ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेगा, तो करंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यानी कि जैसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो बढ़ेगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल निर्भर नहीं करता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर करंट वरेंट जो है वो निर्भर करने लगता है। ये बात है कि नहीं, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट वरेंट जो है वो निर्भर करता है। तो अब उसी को हम लोग समझते हैं कि अलग अलग इंटेंसिटी, इस वाले में क्या कर रहे हैं कि पिछले वाले में क्या था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग करके देखे थे, वेवलेंथ अलग अलग करके देखे थे, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अलग अलग इंटेंसिटी। अलग अलग इंटेंसिटी पर बच्चों जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ या चार ग्राफ, इसे बहुत सारे लिख सकते हैं। इन सारे ग्राफ में क्या खासियत है कि इन सारे ग्राफ में इंटेंसिटी जो है सबका अलग अलग है। ये कैपिटल आई से इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करें तो ये I1 है, कैपिटल I2 है, और ये I3 है। ये इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है ना। तो I1 यहाँ पर सैचुरेशन करंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो है I3 है, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेशन करंट जो है वो है I2, स्मॉल आई से सैचुरेशन करंट मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है स्मॉल I1, ठीक है। तो आप लोग बता दो कि ये जो सैचुरेशन करंट है, तो सैचुरेशन करंट किस में ज्यादा है, saturation current I1 is greater than I2 is greater than I3, यहाँ पर लिख देते हैं, this is actually saturation करंट, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा ना तो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना इंटेंसिटी लाइट का फॉल होगा, यानी कि ज्यादा फोटोन गिरा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरा तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेगा, जिस वजह से फोटो करंट भी ज्यादा। तो इस आधार पर चूंकि I1 यानी कि फोटो करंट सैचुरेशन करंट 1 के केस में ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर ये जो है इंटेंसिटी 1 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। और ये जो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सफिशिएंट एनर्जी का। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटेंसिटी के बारे में इन चीजों को जाना। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बात है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लेते हैं तीनों केस में अलग अलग होता। पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 होता है, यानी कि अगर हम लोग I1 इंटेंसिटी का लाइट फॉल कराएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों ने पाया V01। दूसरे केस में V02 और तीसरे केस में V03। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों में बराबर आएगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। बच्चों यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई ये स्टॉपिंग पोटेंशियल्स को लेकर, तो इनमें बहुत सारा बात, इवन ये ग्राफ वगैरह जो है ये क्लास 11 के केमिस्ट्री में
क्लास 11th के केमिस्ट्री में उतना ज्यादा डिक्टेटिव मैनर में पढ़ना नहीं था, लेकिन बावजूद मैंने यहाँ पर इसलिए पढ़ाया क्योंकि पहले ही दिन मैंने बताया था कि क्लास 11 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्लास 11 बोर्ड में तो आता है नहीं। ये बोर्ड में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। तो जब बोर्ड में नहीं आता है तो क्लास 11 जो है हम लोग ऑलरेडी हायर लेवल में पढ़ते हैं। क्लास 11 जो हम लोग पढ़ेंगे ये हमेशा हायर लेवल में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 11 जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने का मतलब, अगर आप लोगों के पास सपना है आईआईटी का या फिर मेडिकल का, तो आप लोगों को इस लेवल में पढ़ना ही होगा। जहां तक मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से समझा ही लिया होगा मैंने। अगर नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, वहां पर मैं आप लोगों को दोबारा कोई तरीका बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को समझ सकते हो। नोट्स जो है वो आप लोगों को साथ ही साथ लिखना है। अभी मैंने जैसे ये कंप्लीट किया, आप इसका नोट साथ ही साथ लिख लो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब मैं आप लोगों को भेजना शुरू करूंगा क्वेश्चन आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में। उन व्हाट्सएप ग्रुप से नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है, तो वहां से नोट्स भी लिखते चले जाओ। और वो क्वेश्चंस जो है उसे भी मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। आप लोगों को भी बनाना है। अब जो डाउट होगा वो जूम पर या फिर लाइव क्लासेस में मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, उन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करना। ए मेटल एम is irradiated with radiation of wavelength and intensity I, of wavelength lambda होगा यहाँ पर and intensity I. The number of photo electrons emitted per second is n, कि एक सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, and the average kinetic energy of photo electron is E. What would be the change in n and E if I is doubled, if lambda is half? ओके, लैम्डा यहाँ मिस हो जा रहा है दोनों जगह, ठीक है। तो आई जो है वो डबल कर दिए और लैम्डा को हम लोग हाफ कर दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा क्या चीज पर? एन पर, ई पर। तो क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली क्या चीज है, ये क्वेश्चन जो है दरअसल समझने का है। तो इसे आप लोग समझना ध्यान से और इसे देखो। इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं कि क्वेश्चन में पहले समझो ये एन और ये ई जो है वो है क्या, कि जैसे ये मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पर फोटो इलेक्ट्रॉन वगैरह फोटोन्स वगैरह आया, तो ऑब्वियस सी बात है इससे इलेक्ट्रॉन वगैरह निकले होंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इस मेटल के सरफेस से ऐसे ऐसे निकला, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकला। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कैपिटल एन, ठीक है। एन इज व्हाट? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, क्लियर है। और दूसरा ई जो दिया है, इन सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, उन सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी जो है वो ई है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि क्या असर होगा एन और ई पर जब पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जब पहला क्वेश्चन में आई इज डबल, यानी कि इंटेंसिटी जो है INTENSITY इज DOUBLED। तो इसका जवाब क्या होगा कि इंटेंसिटी जैसे डबल करते हैं तो वाजिब है मेटल के सरफेस पर ज्यादा लाइट गिर रहा है, तो ज्यादा लाइट गिरेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इंटेंसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स दैट विल फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन गिरा, ज्यादा फोटोन गिरा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को रिसीव करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा मेटल के सरफेस से, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन जो है ये इंक्रीजेस, सही है। और एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा माइनस फाई या फिर एच न्यू माइनस फाई। इसमें कहीं इंटेंसिटी का लेना देना नहीं होता है। तो इंटेंसिटी डबल करने से एनर्जी पर नो इफेक्ट, सही है ना। एनर्जी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में बोला लैम्डा इज हाफ, कि वेवलेंथ जो है वेवलेंथ इज HALFED हाफ। कि वेवलेंथ जैसे हम लोग हाफ कर देंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर देखते हैं।
तो वेवलेंथ आधा की है, इंटेंसिटी वही है, इंटेंसिटी वही है, यानी कि सेम फोटोन गिर रहा है। फोटोन यदि 50 फोटोन पहले गिर रहा था, तभी भी 50 ही फोटोन गिर रहा है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट में शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वन इलेक्ट्रॉन कैन रिसीव द एनर्जी ऑफ ओनली वन फोटोन। तो मान लो इंटेंसिटी चूंकि सेम है, तो पहले 50 फोटोन था, अभी भी 50 फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की संख्या तो उतनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने की संख्या सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एन पर नो इफेक्ट। समझ में आई बात कि अगर हम लोग वेवलेंथ हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वो साफ नजर आ रहा है कि वेवलेंथ अगर आधा हो जाए तो लैम्डा आधा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि लैम्डा हाफ होने पर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे -5 ही है ना। इसको मैथ्स के तौर पर अगर ढंग से देखो तो लैम्डा हाफ होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन डबल नहीं होगा। लेकिन इसलिए यहाँ पर डबल मत लिख देना, यहाँ एनर्जी विल इंक्रीजेस। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है? द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गिवन में अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, वो कितना? 0.35 वोल्ट। क्योंकि होता क्या है कि मेटल के सरफेस से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो उन इलेक्ट्रॉन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग रोक दें, उसे अगर हम लोग रोक दें तो उसमें जितना पोटेंशियल अपने को लगता है उसे ही तो हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो एनर्जी लगता है वो एनर्जी कितने के बराबर है? 0.35 वोल्ट के बराबर। when radiation of इतने 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड, ऑफ होगा यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर रेडिएशन का वेवलेंथ दे दिया है कितना? 256.7 नैनोमीटर। बच्चों नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने आप लोगों को पता होगा, 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, तो ये वेवलेंथ अपने को मिल गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वेवलेंथ है, तो कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन यानी कि पूछ रहा है कि फाई विल बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट। हम लोगों को पता है क्या कि चूंकि वेब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता क्या है? Hc बाय लैम्डा ई माइनस फाई बाय ई। ई को इधर कर देंगे तो ई भी नॉट इज इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा माइनस फाई। फाई को इस साइड ले आते हैं तो फाई विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच? फाई विल बिकम्स इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा माइनस ई भी नॉट। और बच्चों हम लोगों को फाई का ही वैल्यू निकालना है, तो अब आराम से इन सारे वैल्यूज को पुटअप करो और वैल्यू को निकाल लो। Sc का वैल्यू मैंने पहले ही बताया है कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻25, लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लिख रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। वैल्यू मैं यहाँ पर लिख के चला जा रहा हूँ। H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? लैम्डा 256.7 इंटू 10⁻⁻9, और माइनस ये पूरा तो हो गया Sc बाय लैम्डा, यहाँ पर है ना, कहाँ गया? ये है Sc बाय लैम्डा माइनस ई के जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पहले ही बताया था ये मैग्नीट्यूड है, इंटू भी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू याद है कितना था बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.35 वोल्ट। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो गया दैट इज इक्वल टू 0.35। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लो, तो दिस इज एक्चुअली वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये यूनिट इसका क्या होगा? जूल होगा। तो यहाँ पर एक सजेशन है आप लोगों को कि अब जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्वेश्चंस का बाढ़ आने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। और इफ यू वांट टू बी बेस्ट, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि बेस्ट बनने के लिए। अगर नहीं करोगे क्वेश्चन तो तकलीफ में आ जाओगे। तो ऑल द बेस्ट। तो जो होमवर्क, एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और एक जादू दिखाता हूँ। नोट, ठीक है, तो ये है नोट, और इस नोट ये है कि HOMEWORK। ठीक है, तो होमवर्क जो है आज का, इसे पहले बड़ा कर लेता हूं। डू ऑल द इन टेक्स्ट, गड़बड़ हो जा रहा है,
चलो ठीक कर लेते हैं। डू ऑल द इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ए बी सी टिल टुडे। ओके, तो यहाँ एबीसी का जितना क्वेश्चन है वो आप लोग बना लो। डू कंप्लीट स्टिकर, डू COMPLETESTICKER, डू कंप्लीट स्टिकर 2 जो आप लोगों को मिला है वो स्टिकर 2 जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये आज का होमवर्क है, तो इस होमवर्क को आज आप लोग कंप्लीट कर लेना। ऑल द बेस्ट, रहने देते हैं आज।